नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी। आज जो शख्स हमारे साथ हैं उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। वो राणा के प्रेसिडेंट, वो जयपुर फूटी यूएसए के चेयरमैन और इसके अलावा ओवरसीज फ्रेंड ऑफ राम मंदिर के संस्थापक हैं। वो विदेश की धरती पर हिंदुस्तानी वो मजबूत हाथ हैं जब जब वहां कोई कमजोर होता है उसके हाथ को पकड़ते हैं और मजबूत करते हैं। वो आवाज है जो विदेश की धरती पर भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की विरासत सबको मजबूत करते हैं। ये हमारे साथ प्रेम भंडारी जी। सर, बहुत स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। और ये एक अलग इमेज है आपकी कि अभी तक तो राजस्थान में, फिर देश में, अब विदेश में आप वो वॉइस बन रहे हैं जिस तक हर कोई पहुंचना चाहता है। आप वो मदद के हाथ बन रहे हैं जिस तक हर कोई पहुंचना चाहता है। और मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मैं राजस्थान में बैठा हूं। शाहपुरा का एक बच्चा विदेश के अंदर फंसा, राहुल, वो ब्रेन डेड हुआ और उसके लिए जो मेहनत आपने की, वहां से एक ऐसी इमेज शुरू हुई कि उसके बाद कई फोन और अलग अलग देशों से आपके पास आए। तो उसमें क्या गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही है या आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, आप जहाँ तक केंद्र सरकार का सवाल है तो 2014 से पहले का तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पर जब से नरेंद्र भाई मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बने हैं, विदेश मंत्रालय की कार्यशैली में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। तो सरकार पूरे प्रयास करती है शव लाने के लिए, लेकिन एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत जैसे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड है, 2009 में बना। उसकी गाइडलाइंस इतनी अव्यवहारिक थी कि वो कुछ काम का नहीं था। ये पैसा हम जैसे जो 4 करोड़ हैं पूरे विश्व में, हमसे ही कॉन्सुलेट, एम्बेसी, मिशन, हम जब भी कोई काम करते हैं, पासपोर्ट लेते हैं या कोई भी कॉन्सुलेट सर्विस के लिए जाते हैं, तो $2 से लेकर $5 के बीच में हमसे इकट्ठा होता है। और ये पैसा हम लोगों के काम ही आना चाहिए, जिसमें से ये मॉर्टल रिमेंस, मृतकों के शव हैं, आप जेल में कहीं कोई फंस जाए भारतीय, अक्रॉस द ग्लोब दुनिया में, वो पैसा है। कमी कहाँ रह जाती है कि एक तो कोऑर्डिनेशन की कमी है, दूसरा क्या होता है कि यहाँ एक चिट्ठी लिख दी, इस तरह से नहीं होता है। आपको समाज स्थापित करना पड़ता है। अब फॉरेन लैंड में घटनाएं होती है, वहाँ की पुलिस हम लोगों की तरह काम नहीं करती है। जैसे आप जो राहुल की बात कर रहे हैं, या आप जैसे अलवर में जो बच्चा था, तो इस तरह के मामलों में सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई कमी नहीं है। और इसमें जिम्मेदारी बनती है अभिभावकों की। जब वो बच्चे को यहाँ से बाहर भेज रहे हैं तो इन्हें कॉम्प्रहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस लेनी चाहिए, जिसमें कल को अगर एयरलिफ्ट करना हो, अब बहुत छोटे से पैसों में हो जाती है, लेकिन पैसा बचाने के लिए हम सिर्फ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है तो हेल्थ इंश्योरेंस तो लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें कवर नहीं करते हैं। तो राहुल के केस में यही एग्जैक्टली हुआ। लेकिन फिर भी एज एन स्पेशल केस विदेश मंत्रालय आ गया, आया, शाहपुरा के लोग आगे आए, और जिस संस्था का मैं प्रमुख कार्यकर्ता हूँ, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, हम आगे आए और हमने आर्थिक सहयोग भी दिया। और तो और आप देखें, वहाँ से जो नोटशीट बनी थी कजाकिस्तान से, वो राणा के नाम से ही बनी थी, और विदेश मंत्रालय से क्लियर हुआ और बच्चा यहाँ आया। वहाँ तो एयर एम्बुलेंस के लिए भी बहुत झंझट हुआ और उसको आपने क्लियर करा है। लेकिन सर, क्योंकि आपकी इतनी ज़्यादा सरकार भी सुनती है, आपको माना भी जाता है, तो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिस इंश्योरेंस का जिक्र कर रहे हैं, एक उदाहरण मैं देता हूं। अगर मैं गाड़ी खरीदने जाऊंगा तो इंश्योरेंस मैंडेटरी है, करेक्ट। तो अगर कोई बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है तो उसका इंश्योरेंस मैंडेटरी क्यों ना कर दिया जाए? नहीं, मैंडेटरी है, लेकिन उसके अंदर हमने सिर्फ उसका मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया, वहाँ बीमार हो जाए तो एक, इसीलिए मैंने कहा कॉम्प्रहेंसिव एक इंश्योरेंस होनी चाहिए कि भाई कल को एयरलिफ्ट करना पड़ जाए या कोई भी चीज़ हो तो उसके अंदर। अब आप देखें, जिस ICWF की मैं बात कर रहा हूँ, 2017 में विदेश मंत्रालय में उस समय सचिव थे श्री ज्ञानेश्वर मूले, जिनके साथ मैंने बहुत काम किया है। तो हमने कई शव राजस्थान से लेकर पूरे देश में हमने तो काम किया। तो ये लगता था कि गाइडलाइंस बदलनी चाहिए। तो एक कैबिनेट मीटिंग हुई 2017 में प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में, और वो गाइडलाइंस बदल दी गई, तो वो फाइलें क्लियर हो गई। अब उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि अब उन्हें तो ये मालूम नहीं है ना कि आपने 3 बीघा ज़मीन बेच के और आपने उसको डॉक्टर बनाने भेजा है, तो वो क्वालिफाई कैसे करेगा? वो कहेंगे जब आप 50 लाख की फीस भर रहे हैं तो आपको ICWF क्यों चाहिए? तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भाई ये, अब जैसे आज मैं शाहपुरा गया, इतनी भीतर गलियों से होता होता मैं जब पहुंचा, मैं आपको कहूँ, मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप पे काबू कराया। इस परिवार के बारे में था उस 7 बहनों का, वो पिताजी पैरालिसिस है, मैं आज की बात बता रहा हूँ। बात है। लेकिन सर, मेरा क्वेश्चन इससे भी आगे है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि भाई हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज है,
अब अगर हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज है और हम मेडिकल सेक्टर में अपने आप को पायनोर मान रहे हैं, तो फिर बच्चा विदेश पढ़ने क्यों जा रहा है? यहाँ क्यों नहीं है वो सब चीजें? आप देखें, जो सपना है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का, भारत विकसित भारत तब बनेगा जब हर राज्य विकसित होगा। राज्य विकसित करने के लिए आप क्यों नहीं कोलैबोरेशन करते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज से? क्यों नहीं आप 10 मेडिकल कॉलेज यहीं शुरू कर देते हैं? अगर जमीन बेच के एक राजस्थानी भाई 50 लाख से 1 करोड़ रुपया रसिया में खर्च कर रहा है, मनीला में, कजाकिस्तान में, वो आपके राजस्थान में क्यों नहीं खर्च करेगा? ठीक बात। तो इस बात का ख्याल रखें, ठोस कदम उठाते हुए निवेश को आकर्षित करें। आपने निवेश का जिक्र किया तो मैं 35 लाख करोड़ के निवेश का ही जिक्र कर लेता हूं राइजिंग राजस्थान के साथ। अभी का आंकड़ा ये कह रहा है कि 7 लाख करोड़ के आसपास के एमओयूज जमीन पर आने शुरू हो चुके हैं। इस निवेश को आप किस तरीके से देख रहे हैं? और इसमें भी तो बहुत चीजें हो सकती थी, जैसे हमने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो हमारे यहाँ आ रहा है वो सोलर में आ रहा है। अब क्योंकि राइजिंग राजस्थान आया, मैं जहां तक कंफर्म हूं आप इनवाइट नहीं थे, तो इतनी बड़ी शख्सियत अगर नहीं है तो उसके पीछे का कारण क्या, और इस पूरे इन्वेस्टमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? फिर आप देखें, मैं आपने सही कहा है कि मैं इनवाइट था या नहीं था ये महत्वपूर्ण नहीं है। वसुंधरा जी ने किया, मैं ही किया, मेरी पूरी टीम को बुलाया, मैं आया भी था अमेरिका से, अशोक गहलोत साहब के समय में था, तो ना केवल बुलाया बल्कि ये तो वो लोग हैं जो अमेरिका में आके, और हमारे राजस्थानियों की सबसे बड़ी संस्था पूरे विश्व में है राणा, जिसका मैं कार्य करता हूँ। 2 बार अशोक जी कैबिनेट के साथ आए, वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर आए, वसुंधरा जी लाए। आज उसका परिणाम है कि एशिया का सबसे टॉप हॉस्पिटल ईएससीसी कैसे बना है, ये राणा की देन है। आपके यहाँ जो प्रवासी दिवस मनाया गया जयपुर में, वो राणा की देन था। 2010 कन्वेंशन के अंदर उस समय एक एनआरआई मंत्री हुआ करते थे, वो हमारे कार्यक्रम में थे और वहीं हमने पकड़ के और घोषणा करा दी। तो सवाल ये है, मैं बहुत पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो वो चाह रहे थे कि दुनिया देश में निवेश आए। तो 6 महीने बाद उन्होंने एक जॉइंट सेक्रेटरी को बुला के पूछा कि भाई वो अपन ने एक सिंगल विंडो शुरू किया, क्या हुआ? कि साहब पहले एक बिजनेसमैन को 13 जगह जाना पड़ता था, अब 14 जगह जाना पड़ता है। आप ये कह रहे हैं कि जो एनआरआई डिपार्टमेंट खोला गया और जो कहा गया कि सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस मिलेंगे, इसका मतलब ये आप ये कह रहे हैं पहले 13 डिपार्टमेंट के क्लियरेंस से लेके आइए फिर इस सिंगल विंडो पर आइए? ये उस जमाने की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे राजस्थान में देखें, एक उम्मीद की जो जितना मैंने सुना है समझा है, नए मुख्य सचिव आए हैं, बहुत उनकी मैंने तारीफ सुनी है। सुधांशु पंत साहब भी बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं, मेरा व्यक्तिगत परिचय तो इन दोनों से नहीं रहा है, पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि राजस्थान में निवेश होगा। आपको एक और जानकारी देना चाह रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन में 193 देश मेंबर्स हैं। बिल्कुल। हम दुनिया के 133 देशों से क्षेत्रफल में बड़े हैं। राजस्थान सिर्फ राजस्थान दुनिया के 133 देशों से बड़ा है। सोलर के क्षेत्र में हम अमेरिका के कैलिफोर्निया से ज़्यादा यहाँ काम कर सकते हैं। तो कहने लगे साहब इससे नौकरियाँ नहीं होगी। अरे ऊर्जा, बिजली होगी, बेचेंगे, पैसे आएंगे, पड़ोसी राज्य हमसे खरीदेंगे। तो सोलर के क्षेत्र में, और हमारे साथ तो अच्छी स्थिति है कि हमारे पास स्पेस बहुत है, बहुत बंजर भूमि बहुत है हमारे पास, उस पर हम लगा सकते हैं। तो ये राइजिंग राजस्थान हुआ, इसमें मैक्सिमम एमओयू तो वैसे भी ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी में हो, तो इसको आप सही मान रहे हैं? फिर ये देखें, इसमें बहुत उम्मीद है, लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि राजस्थान में निवेश के लिए जमकर काम करना होगा। तो वास्तव में मेरा राजस्थान ना केवल विकसित राज्यों में आएगा, ये जो सपना है देश का 2047 से पहले, एक बड़ी भूमिका निश्चित रूप से। एक कहावत है कि होत वही जो राम रचि राखा, बिल्कुल सही है ना। और आप तो ओवरसीज फ्रेंड ऑफ राम मंदिर जी, है ना, उसके संस्थापक भी। और अभी धर्म ध्वजा जो प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के अंदर फहराई, उसको आप किस तरीके से देख रहे हो? क्योंकि एक नारा लगता था पहले कि रामलला में आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। अब दूसरी तरफ से लगा कि तारीख नहीं बताएंगे, साल नहीं बताएंगे, फिर तारीख आई, फिर साल आया, अब धर्म ध्वजा पर फहरा रही है वहाँ। इसको आप इंडिया के अंदर कितना बड़ा चेंज देखते हैं? और मोदी सरकार के इस इनिशिएटिव या कहूँ कि डेडिकेशन, क्योंकि ये उनका एक सपना था, ये पूरा, इसको देश की नज़र से कैसे देख रहे हैं? मैं आपको देश की नज़र से नहीं, विदेश की नज़र से समझाऊंगा। हमारे रामलला जब ये जनवरी में हुआ तो टाइम्स स्क्वायर के अंदर जब हमने इसे सेलिब्रेट किया, तो आप देखें न्यूज़ वीक जो है दुनिया में, टाइम मैगजीन के बाद उन्होंने हमें कवर किया, और ऐसा लग रहा था जैसे, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौट आ रहे हैं। राममय हो गया था टाइम्स स्क्वायर, और न्यूयॉर्क ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। ये 500 साल तक आप देखो इस संघर्ष का। मैं खुद गया, 500 किलो लड्डू मैंने और पूर्व विदेश सचिव मेरे साथ चले, हमने वहाँ चंपतराय जी साहब
से रिक्वेस्ट करी, 500 किलो लड्डू चले, और पूरे विश्व में मैंने उन्हें प्रसाद जी को वहाँ भेजा। वही नहीं, मैं अगस्त्य ऋषि का डिवोटी हूँ। अभी प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दर्शन किए हैं अगस्त्य ऋषि का। जोधपुर में तो मंदिर भी मैंने तो क्या बनाया, भगवान की इच्छा थी। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, वो मूर्ति भी पहुँच चुकी है। अयोध्या की वैसी मूर्ति ट्रिनिटाड में है। मैंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करी है, कमला प्रसाद बिसेसर जी है, सिद्धांत सरकार वहाँ की मान चुकी है। बहुत जल्दी ट्रिनिटाड एवं टोबैगो में राम मंदिर बनेगा, अयोध्या की तर्ज पर बनेगा। जो बूढ़े बुजुर्ग अयोध्या नहीं आ सकते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका, कनाडा, इन लोगों के लिए आसान होगा। 4 घंटे की फ्लाइट ली, ट्रिनिटाड में गए और रामलला के दर्शन कर। बिल्कुल ऐसा ही, इसी का ब्लूप्रिंट हम ट्रिनिटाड टोबैगो में देखेंगे। प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। प्रयास आप जो कर रहे हैं ना, उसका असर और भी दिखता है। टोबैगो का जिक्र किया, वहाँ की प्रधानमंत्री ने एक और बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि दुनिया को और प्रेम भंडारी चाहिए, तो कहाँ से लाएं? जी, दैट्स सो नाइस ऑफ हर। हम वहाँ पे जयपुर फूड का कैंप हो रहा है। हमारे संस्थापक फाउंडर DR मेहता साहब, जिनका मैं सिपाही हूँ, पद्म भूषण, जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की। विश्व की सबसे बड़ी दिव्यांगों के लिए संस्था है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने हमारी संस्था BMVSS को पार्टनर बना रखा है। उसी के तहत ये कैंप हो रहा है। अब वहाँ परमानेंट सेंटर हो रहा है। तो जब मैंने ये घोषणा की, आप बिलीव नहीं करेंगे, करीब 90 सेकंड्स के अंदर जितने पैसों की धन की आवश्यकता थी, 1 करोड़ से ऊपर, वो 90 सेकंड भी नहीं लगे। जैसे ही मैंने कहा, 4 आदमी आ गया और काम हो गया, काम शुरू भी हो चुका है। तो ये सब ईश्वर करता है। अब ये अयोध्या में रामलला के लिए प्रधानमंत्री जी वहाँ की जो हैं वो इंटरेस्ट शो कर रही हैं, पर आप देखेंगे देखते ही देखते रामलला का पैसा रामलला खुद ही मंगवा लेते हैं, अपना आ जाता है, किसी की ज़रूरत नहीं है। और आपको एक बात, चूँकि राम मंदिर की बात चली, मोदी साहब की बात चली, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को से लिखा था कि हम NRIs को, मैं चाह रहा था कि इसके अंदर हम 4 करोड़ अप्रवासी जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, हम 54 लाख जो अमेरिका में, सब भागीदार बने। और भागीदार बन के ये नहीं कि 10-10 हज़ार डॉलर दें, अरे भाई $10 दो, $20 दो, आपका जुड़ाव भगवान श्री राम से हो, इसकी परमिशन में प्रोसेस होता है। ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से आज हर अप्रवासी भारतीय वहाँ बैठ के और सीधा अयोध्या के अंदर अपना जो भेजना चाहे वो भेज सकता है। इसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। उसके पीछे भी सर भाव तो सबका ये ना कि धर्म रक्षति रक्षितम। यस, बिल्कुल कि हम अगर धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी अपने आप रक्षा करेगा। और विदेश में बैठे लोग भी ये मानते हैं, और आप उसको जितनी मजबूती से रख रहे हैं ना, मैं कह सकता हूं कि आने वाले दौर में हम ये सपना शायद इतना पूरा ना हो सके, हम कुछ और प्रेम भंडारी जी देखें, लेकिन हाँ पर रोल मॉडल जरूर बन चुके हैं कि भाई सब चाहते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हम भी करें। आप चाहें तो इससे अलग हो सकते हैं, लेकिन नहीं, आप इस उम्र में भी राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रेम भंडारी जी विदेश में बैठकर देश की संस्कृति, देश की विरासत, देश की सभ्यता, और इससे बहुत बड़ी बात, देश के वो मजबूत हाथ हैं कि जब कोई अपने आप को विदेश की धरती पर असहाय महसूस होता है, प्रेम भंडारी जी उस हाथ को थामते हैं और वापस देश की धरती पर लेकर आते हैं। और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।